हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? और करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? तो आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए उड़ान एकेडमी करंट अफेयर्स की जो सीरीज लेकर आई है, जिसके तहत हर दिन का करंट अफेयर्स आप लोगों तक पहुंचेगा कम समय में और अथेंटिक रूप से। यानी कि आप लोगों को करंट अफेयर्स के लिए जो समय, जिसमें हजारों मतलब लंबे समय तक आपको देखना पड़ता है, अब उसको देखना नहीं पड़ेगा। सिर्फ 15 से 20 मिनट के बीच का समय आपको पर डे देना होगा, जिसमें आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। तो जुलाई भर का करंट अफेयर्स हम लोग तैयार कर चुके हैं, जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस समय जो उड़ान एकेडमी के ऑफलाइन बच्चे हैं, उनके लिए भी करंट अफेयर्स का टेस्ट होने वाला है। पूरे जुलाई भर का करंट अफेयर्स वो याद करके आए, और जो भी अच्छे नंबर लेकर आएगा उसे उड़ान एकेडमी की तरह एक उचित इनाम भी मिलेगा। तो करंट अफेयर्स को मजबूत करिए। ऑफलाइन जो भी उड़ान एकेडमी के स्टूडेंट हैं वो आकर दें, और जो ऑनलाइन है वो अपनी तैयारी करते रहें। चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को एक बेहतर तरीके से। देखिए, करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस समय जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 28 जुलाई को कौन कौन सी घटनाएं इस समय घटित हुई हैं। अगर देखा जाए तो इस समय सबसे पहले 27 जुलाई 2026 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उनकी 11वें नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई। और 11वें नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई, और ये 11वें नंबर के ही राष्ट्रपति भी हैं। तो 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे एपीजे अब्दुल कलाम। और एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक जब वो इस पद पर रहे, तब भारत के राष्ट्रपतियों के क्रम में भी वो 11वें नंबर के थे। तो 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई है उनकी। और इस तरीके से 27 जुलाई 2015 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, जो कि 1997 में मिला था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन कर दिया है, और ये उद्घाटन किया है आयकर सिंधु नाम से। तो भैया आयकर जो है वो सबसे ज़्यादा कौन देगा? तो आयकर भैया सबसे ज़्यादा मुंबई के लोग देंगे। बहुत फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर, बहुत पैसा वैसा है। तो भैया ये कौन देगा? मुंबई के लोग देंगे। तो मुंबई के वहीं आयकर सिंधु खड़ा किया जाएगा। और आयकर व्यवस्था 1816 में लागू की गई थी अंग्रेजों के समय, और 500 रुपये से ज़्यादा की आय पर टैक्स लगाने की बात कही गई। और ये ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हुआ था, और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसमें ब्रिटिश सरकार को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा था। इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए उन्होंने 1860 में आयकर लगा दिया था, ठीक है। बाद में इसको हटाया भी गया था, लेकिन आयकर जो है वो सबसे पहले 500 रुपये पे लगाया गया। और उसी के लिए भारत में एक मुंबई में आयकर सिंधु का उद्घाटन किया गया है, एक कार्यालय का। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेडिंग लॉ, ये एक प्रकार से संस्था है जो कि 60वीं वर्षगांठ मना रही है, और इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह संस्था 1966 में बनाई गई थी, और इसका हेडक्वार्टर वियना में है। तो मोस्ट जो है याद कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप लोगों के लिए। तो भाई एपीजे अब्दुल कलाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एपीजे अब्दुल कलाम की 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। आयकर डिपार्टमेंट का नाम आयकर सिंधु रखा गया है। यूएनसीआई ट्रायल का गठन जो है वो वियना में किया गया, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो 1966 में वियना में खोला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। तो नीट पेपर लीक के बाद इस तरीके की बात उठने लगी कि किस तरीके से जो है परीक्षा में होने वाली जो कमजोरियां हैं, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य खराब होता है, तो ऐसा क्या किया जाए कि जिसके तहत
जो है परीक्षा के सुधारों पर एक टास्क फोर्स बनाई जाए जो जल्दी से अपना एक सुझाव देगी। और टास्क फोर्स जो अध्यक्षता बनाई गई है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं नंदन नीलकेणी को। नंदन नीलकेणी जो हैं वो इंफोसिस के सह संस्थापक भी हैं, वो UIDAI के यानी कि आधार परियोजना के पहले अध्यक्ष भी हैं और उनकी मदद करने के लिए 6 सदस्यों की भी टास्क फोर्स चुनी गई है। तो हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है नंदन नीलकेणी को और उन्होंने बोल दिया है कि अब भैया सबका नंदन अभिनंदन होगा, कोई नहीं होगा अब परीक्षा के इस फेलियर के चक्कर में फंसेगा, सबका नंदन अभिनंदन कराऊंगा मैं। और इस तरीके से टास्क फोर्स का हेड किसको बनाया गया? नंदन जी को बनाया गया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27 जुलाई 2026 को CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 27 जुलाई 2026 को CRPF ने अपना जो है 88 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है और मुख्य रूप से CRPF ने अपना स्थापना दिवस 1938 में गठित किया था। ठीक है, याद रख लेना ये क्वेश्चन। चलिए, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया ये माइनॉरिटी के लिए भैया किसी जैन को ही अपॉइंट करो, निर्मल होना चाहिए वो, और तभी वो अल्पसंख्यक होगा। तो निर्मल जैन को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का प्रमुख चुना गया है। तो याद रखना इसको। चलिए, अब मेन जो क्वेश्चन है वो ये है, मेन फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट FIU इंडिया का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो FIU इंडिया क्या करती है? तो FIU इंडिया जो है वो बेसिकली भारत का वो संगठन है जो वित्तीय खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई हो या आतंकवाद को फंडिंग की गई हो, इसको कंट्रोल करने के लिए 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि ये देखना कि आखिर भारत या अन्य देशों को किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा भारत से आ रहा है कि जा रहा है, इस सब की जानकारी रखना। साथ ही ये भी जानकारी रखना कि इस समय कौन कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पैसा का लेन देन हो रहा है, अनैतिक रूप से हो रहा है। साथ ही अभी नीट पेपर लीक के मामले पे जंतर मंतर में जो धरना किया गया और उस धरने में कई लोगों ने खुलकर पैसा खर्च किया है, उन्होंने उस समय कईयों को कई दिनों तक भोजन कराया है। आखिर एक नॉर्मल परिवार के लोग इतने समय तक किसी को भोजन अगर करा रहे हैं तो उसके पीछे उनका मोटिव क्या है, पैसा कहां से आया, और इस पैसे के तहत जो एक नॉर्मल इंसान है वो इतने दिन भोजन कैसे करा सकता है, इन सब की जांच की जाएगी। माननीय संवैधानिक पद को गाली देना, राम मंदिर को गाली देना, आर्मी को गाली देना, पुलिस वालों को गाली देना कहां तक न्याय संगत है? आखिर जो ये जेनजी हैं, ये जेनजी क्या करना चाहते हैं और इस तरीके से गाली देकर ये क्या बताना चाहते हैं कि आखिर वो अच्छा कर रहे हैं, देश के राष्ट्र और संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश के संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, उसकी संस्कृति और सभ्यता को लोगों के सामने, विश्व के सामने इस तरीके से रखना जिससे कि पूरा विश्व भारत के इन जेनजीओ से पूछ रहा है कि आखिर जो शांति का देश माना जाता है, जो सभ्यता का केंद्र माना जाता है, वो केंद्र किस तरीके से मजाक बन गया है। तो मैं मिलेनियर्स जेनजीओ का, जैसे जेनजीओ का साथ नहीं देता जो कि देश और राष्ट्र के विरुद्ध जाकर खड़े होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चालू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये सब फंडिंग की जांच की जाएगी, आखिर ये फंडिंग हो कैसे रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय समाचार की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो भैया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, बिस्किट हो रहा है, बिस्किट कौन खाएगा? तो भैया ये बांग्लादेश बेचारा गरीब टाइप का आदमी, यार क्या करें इसको, एक काम करो बिस्किट खिला दो इसको। तो एक काम करो, वो तारिक को बुलाओ यार, तारिक को तड़ातड़ करके काट लेगा, वो खा जाएगा बिस्किट। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को बुलाया गया कि भैया तुम अध्यक्षता कर लो यार, बिस्किट खा लो, दिल्ली में हो रहा है। और इसकी जो है नई दिल्ली में यानी कि भारत में इसकी बैठक हुई और ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका ये इसके मेंबर हैं। बाकी इसको और विस्तारित किया गया है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद करना मोटिव है जल्दी से हम लोगों को, ठीक है, तो ज्ञान से ज्यादा जरूरी है हमें इसे बेहतर तरीके से याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो भैया सबकी आहत को कर दिया है, उसने सबकी आहत को अनाहत कर दिया है और सबको पराजित कर दिया है। तो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं अनाहत सिंह, और कनाडा में यह आयोजित की गई था और इस तरीके से इसे जीत लिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 यानी कॉमनवेल्थ खेल में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो 48 किलोग्राम में जो है फाइट करते, मतलब 48 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग करती हैं। ये ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में हुआ है। और कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल, तो कॉमन आदमी भैया गिलास में पानी पीता है, इसलिए कॉमनवेल्थ गेम कहां होंगे? ग्लासगो में होंगे। गिलास में पानी पी रहा है बेचारा। राष्ट्रमंडल खेल में ये तीसरा गोल्ड मेडल है मीराबाई चानू का लगातार, 2018, 2022 और 2026 में लगातार गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। और इस तरह टोक्यो ओलंपिक में भी वो सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है मीराबाई चानू के बारे में याद रखना। 135 डूरंड कप किससे है? फुटबॉल से है। इसका उद्घाटन कहां होगा? तो फुटबॉल तो खेला ही हमारा कोलकाता में जाता है, तो वहीं होगा। विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में यह आयोजित हुआ और इसका पहला मुकाबला दोनों प्रतिद्वंदी टीमों के बीच, जिसका नाम है मोहन बगान सुपर जॉइंट और ईस्ट बंगाल एफसी कोलकाता डर्बी के बीच खेला जाएगा, ठीक है ना। ये डूरंड कप 188, तो डूरंड कप कब होगा? 188, ठीक है, तो याद रखना डूरंड कप 188 में होगा, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। तो डूरंड कप कब होता है? तो डूरंड कप जो हुआ है 188 में होगा, ठीक है। याद रखने के लिए याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डूरंड कप चालू हो गया फुटबॉल से रिलेटेड। चलिए, विश्व ओआरएस दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया ओआरएस दिवस, तो ओआरएस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के माध्यम से डिहाइड्रेशन से बचाव करने के लिए इसे किया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है विश्व ओआरएस दिवस, तो याद रखिएगा, इस बात को भूलिएगा नहीं। तो चलिए एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने अभी रिवाइज किया। तो तत्काल जल्दी से, एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 11वीं मनाई गई। निर्मला सीतारमण में कहां पर एक भवन स्थापित किया? तो आयकर सिंधु मुंबई, ठीक है। यूएनसीआईटीआर ने अपना जो है बैठक कहां पर की? नई दिल्ली में की। जो नई टास्क फोर्स गठित की गई है परीक्षा की धांधलियों पर, वो किसके? नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में। सीआरपीएफ में अपना कौन सा स्थापना दिवस? तो 88। दिल्ली अल्पसंख्यक, तो निर्मल जैन आएंगे, निर्मल लोग आएंगे। एफआईयू इंडिया के तहत जो बनाया गया, तो भैया सत्य बोलना, भैया एफआईयू ने बोल दिया है कि भैया सत्य बोलना, कहां से पैसा आ रहा है सब सत्य सत्य बता दो मेरे को पहले से ही। तो सत्यपाल कुमार को नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बिस्किट खाएगा तारिक? ब्रिक्स में बिस्किट खाने जाएगा। विश्व जूनियर स्क्वैश में भैया सबको अनाहत कर दिया, हरा दिया उसने। मीराबाई लगातार 12 उसने भैया भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में 48 केजी में 2012, ठीक है ना, 2018, 2022 और 2026 में, 2020 में जो है ओलंपिक टोक्यो हुए थे उसमें भी रजत पदक जीता था। डूरंड कप कोलकाता में होगा भैया, पहला मोहन बगान, दूसरा ईस्ट बंगाल के बीच में। और ओआरएस 29 को पिला देना भैया, 29 तारीख को ओआरएस पिला देना, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, करंट अफेयर्स आपको याद हो गया होगा। आशा करता हूं कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है इसका ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। और अगर
आप आने वाले विभिन्न एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि आप 12th पास हैं और चाहते हैं कि आप वर्दी पहनने का सपना, तो उड़ान एकेडमी लेकर आई है अपना एक सेपरेट कांस्टेबल बैच जो कि 10 अगस्त को प्रारंभ होने वाला है। जो भी विद्यार्थी इस कांस्टेबल बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो उड़ान एकेडमी के इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और साथ ही अपने सपने को भी एक नया आकार दे सकते हैं। और उड़ान एकेडमी कांस्टेबल को पूरी तरीके से जो उसका सिलेबस है उसी को ध्यान में रखकर और किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पुराने पेपरों की प्रकृति को ध्यान में रखकर तैयारी कराई जाएगी, ना कि इस तरीके से कि नहीं भैया कोर्स खत्म करना, पढ़ाना, काम खत्म, बच्चा पास होगा कि फेल होगा, कोई मतलब नहीं। नहीं, हमें पास करना है और टारगेट बेस्ड लेके चलना है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है इसका विश्लेषण करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।